इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि रिसिपिएंट नए जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में कोई परचेज़ करता है और उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लेता है और बाद में सप्लायर उस परचेज से रिलेटेड क्रेडिट नोट को इशू करता है, तो उस क्रेडिट नोट का इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार रिवर्स करना है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परचेजर की बुक्स में जो क्रेडिट नोट सप्लायर के द्वारा इशू किए जाते हैं उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार होगा नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में। मान लीजिए जनवरी में कोई व्यक्ति परचेजेस करता है 1000 रुपये की, जिसके ऊपर के जीएसटी 12% लगता है यानी कि 120 रुपया, और उसके बाद सप्लायर इस परचेज से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू कर देता है फरवरी में, यानी कि 1000 रुपये का ही क्रेडिट नोट इशू हो जाता है रेसिपिएंट को। इस केस में रेसिपिएंट यानी कि परचेजर नई जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में इस क्रेडिट नोट में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया है उसे किस प्रकार रिवर्स करेगा। यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं, यानी कि जो पहले इनवाइस इशू की गई थी सप्लायर के द्वारा उस पर यदि परचेजर ने यानी कि रिसिपिएंट ने पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था 120 रुपया, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार रिवर्स करना है। दूसरा केस है कि यदि परचेजर ने जो पहले इनवाइस इशू हुई थी उस पर सिर्फ 50% ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, यानी कि 60 रुपीज़ ही क्लेम किया था, तो उस केस में अब जो क्रेडिट नोट इशू किया गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार रिवर्स होगा। तीसरा केस है कि यदि परचेजर ने यानी कि रिसिपिएंट ने जो पहले इनवाइस इशू हुई थी उस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ही नहीं किया था, तो अब जो क्रेडिट नोट इशू हुआ है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रीटमेंट किस प्रकार करना है। सबसे पहले हम नए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले सप्लायर को जीएसटी एनेक्स 1 अपलोड करना है, जिसमें कि वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखाएगा, इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद वो जीएसटी एनेक्स 2 में उसकी जो परचेजेज आ रही होंगी इनवर्ड सप्लाई उसके ऊपर उसे एक्शन लेना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग रखना है। तो इन दोनों नेक्स्ट से जो इन्फॉर्मेशन होगी जीएसटी एनेक्स 1 और जीएसटी एनेक्स 2 वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जीएसटी आरईटी 1 में चली जाएगी, यानी कि मंथली या फिर क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न। यदि अमेंडमेंट करनी है जीएसटी एनेक्स 1 में यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल में, तो उस केस में जीएसटी एनेक्स 1A फाइल करना होगा और जिसके बेस पे कि ऑटोमेटिकली अमेंडमेंट जीएसटी आरईटी 1A में चली जाएंगी और जो टैक्सेस हैं वो पीएमटी 8 के जरिए पे होंगे। यह फॉर्म जीएसटी आरईटी 1 यानी कि नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में ये फॉर्म आपको फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पे टेबल नंबर 3 दिया गया है जहाँ पे कि जो आउटवर्ड सप्लाई की समरी है वो जीएसटी एनेक्स 1 से आ जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली। इसके बाद नीचे जो टेबल दिया गया है वो टेबल नंबर 4 दिया गया है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए इनवर्ड सप्लाई की समरी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर A दिया गया है इस टेबल नंबर 4 में वो ये कहता है डिटेल ऑफ आईटीसी बेस्ड ऑन ऑटो पॉपुलेशन फ्रॉम फॉर्म जीएसटी एनेक्स 1, यानी कि जीएसटी एनेक्स 1 में जो सप्लाई आपने दिखाई है यदि उसमें कोई ऐसी सप्लाई है जिसका कि आपको आईटीसी मिलेगा, जैसे कि इंपोर्ट से रिलेटेड सप्लाई है या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा एक्शन टेकन इन फॉर्म जीएसटी एनेक्स 2 एंड अदर क्लेम्स, यानी कि जो आपने इनवर्ड सप्लाई ली है वो जीएसटी एनेक्स 2 में आ जाएगी। वहाँ पे आप जो उस पर एक्शन लेंगे उसे एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग रखेंगे, तो वहाँ से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इस फॉर्म में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप रिजेक्ट करेंगे उनका यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट आएगा, जो डॉक्यूमेंट आप पेंडिंग रखेंगे उनका क्रेडिट यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी एनेक्स 2 में। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 दिया गया है जो कि यह कहता है क्रेडिट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सेप्टेड इन फॉर्म जीएसटी एनेक्स 2, यानी कि यदि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो डॉक्यूमेंट मान लिए जाएंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं, उन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आएगा वो नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स आएगा, यानी कि यदि सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट इशू किए हुए हैं जो कि जीएसटी एनेक्स 2 में आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो नेट होके यहाँ पे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका टेबल 4A सब पॉइंट 3 में आ जाएगा।
यदि आप इस टेबल के नीचे जाते हैं टोटल में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सब टोटल सम 3 to 11 दिया गया है, यानी कि सीरियल नंबर 3 से लेके 11 सीरियल नंबर तक जो फिगर आएंगी उनका यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम मिल जाएगा। इस प्रकार जो डॉक्यूमेंट आपने रिजेक्ट किए हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जो डॉक्यूमेंट आपने पेंडिंग रखे हैं उनका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार जीएसटी के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जो क्रेडिट नोट आप जीएसटी एनेक्स 2 में एक्सेप्ट कर लेंगे, उनसे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे टेबल 4A3 में नेट होके फिगर आपको आ जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इसके अलावा नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे टेबल 4A में सीरियल नंबर 11 दिया गया है, जो कि यह कहता है अपवर्ड एडजस्टमेंट इन इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू टू रिसीट ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड ऑल अदर एडजस्टमेंट्स एंड रिक्लेम्स। नॉर्मली जब आप क्रेडिट नोट लेते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड एडजस्टमेंट लिखी गई है, यानी कि यदि आप क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। तो ये कौन से क्रेडिट नोट है जिनका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपवर्ड एडजस्टमेंट के कॉलम में डालेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट में। जीएसटी में कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि सप्लायर ने तो क्रेडिट नोट इशू कर दिया हो, लेकिन रिसिपिएंट ने उस इनवॉइस के ऊपर या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ना लिया हो, या फिर जो इनवॉइस इशू की गई थी उसके ऊपर पार्शियल इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। जीएसटी के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जैसे ही क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। तो इस केस में कई बार डबल इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो सकता है रिसिपिएंट का, क्योंकि उसने पहले ही इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया था, और जैसे ही वो क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करेगा तो दोबारा से उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए जीएसटी के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जहां पे कि सप्लायर जैसे ही क्रेडिट नोट को इशू करेगा तो उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस ना हो, इसलिए रिसिपिएंट सेल्फ एडजस्टमेंट के बेसिस पर नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में एंट्री कर सकता है। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ केस लॉ को समझते हैं। सबसे पहली इलस्ट्रेशन है जहाँ पे कि रिसिपिएंट इनवॉइस के ऊपर पूरे का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेता है, यानी कि सप्लायर मई मंथ में मान लीजिए कोई इनवॉइस इशू करता है रिसिपिएंट को 1000 रुपये की। रिसिपिएंट इसे अपने जीएसटी एनेक्स 2 में एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके बाद कि इस इनवॉइस का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी RET 1 में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मान लीजिए जून मंथ में सप्लायर इस इनवॉइस से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू करता है, जिसे कि रिसिपिएंट एक्सेप्ट कर लेगा, और वो जीएसटी एनेक्स 2 में से जीएसटी RET 1 में चला जाएगा। तो जैसे ही ये क्रेडिट नोट जीएसटी RET 1 में चला जाएगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, और फॉर्म जीएसटी RET 1 में नेट होकर फिगर वहाँ पे आएगी। इस केस में किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे कि रिसिपिएंट ने इनवॉइस के ऊपर से 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट ही क्लेम किया था, यानी कि सप्लायर ने इनवॉइस इशू की थी मई मंथ में 1000 रुपये की, और रिसिपिएंट ने उस इनवॉइस को जीएसटी एनेक्स 2 में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इस इनवॉइस के ऊपर सिर्फ 50% ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था जीएसटी RET 1 में। इस केस में मान लीजिए सप्लायर जून मंथ में क्रेडिट नोट इशू करता है और रिसिपिएंट उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर लेता है जीएसटी एनेक्स 2 में। तो जैसे ही ये क्रेडिट नोट एक्सेप्ट किया जाता है तो इस क्रेडिट नोट में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो पूरा रिवर्स हो जाएगा और जीएसटी RET 1 में नेट होकर आपको रिफ्लेक्ट होगा। इस केस में रिसिपिएंट अपवर्ड एडजस्टमेंट कर सकता है 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसके लिए जीएसटी RET 1 में टेबल 4A सीरियल नंबर 11 में ये अमेंडमेंट जो है वो कर सकता है, क्योंकि उसने पहले 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट ही ओरिजिनल इनवॉइस में लिया था, तो जो 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसे ऐड बैक करना होगा। अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि रिसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनवॉइस पे क्लेम ही नहीं किया था, यानी कि सप्लायर ने मई मंथ में अपनी इनवॉइस को अपलोड किया था और रिसिपिएंट को यह इनवॉइस जीएसटी एनेक्स 2 में अवेलेबल हो गई थी, लेकिन रिसिपिएंट ने इस इनवॉइस को एक्सेप्ट करने के बाद इस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया था जीएसटी RET 1 में। इस प्रकार मान लीजिए सप्लायर जून मंथ में इस इनवॉइस से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू कर देता है रिसिपिएंट को, जिसे कि रिसिपिएंट जीएसटी एनेक्स 2 में एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही रिसिपिएंट इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बाद
जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली GST RET1 में रिवर्स होने के बाद आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस केस में रेसिपिएंट अपवर्ड एडजस्टमेंट कर सकता है 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इसके लिए GST RET1 में टेबल 4A सीरियल नंबर 11 दिया गया है। क्योंकि इस केस में ओरिजिनल इनवॉइस के ऊपर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया गया था, इसलिए क्रेडिट नोट की वजह से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हुआ है वो पूरे का पूरा उसे ऐड बैक करना होगा, यानी कि अपवर्ड एडजस्टमेंट करनी होगी। इस प्रकार GST के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आपको अपने सभी क्रेडिट नोट को चेक करना है जो कि GST Annex 2 में आ रही है। ये देखना है कि क्या उन क्रेडिट नोट से रिलेटेड इनवॉइस के ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया था। यदि आपने क्लेम नहीं किया था तो उस केस में आपको अपवर्ड एडजस्टमेंट करनी होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट में, और यदि आपने इनवॉइस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को पार्टली क्लेम किया था तो उस केस में बैलेंस अमाउंट की अपवर्ड एडजस्टमेंट आपको करनी होगी GST RET1 में। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।